हेलो बच्चों। तो देखिए, वैसा ही जैसा आपने लास्ट टाइम क्लास में देखा था, वैसे ही आज भी अपन क्लास चालू कर रहे हैं उसी पैटर्न के ऊपर। ओके। तो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। ओके। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं बच्चों, तो लाइक भी करना बनता है। हाँ, नहीं आ रहे तो बात अलग है। ठीक है। ओके। तो आज का क्वेश्चन देखिए। तो पहला सवाल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें बोल रहा है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और प्रत्येक संधारित्र के लिए बोल रहा है कि 1 फैरड है, 1 माइक्रोफैरड का वो संधारित्र है। ठीक। अब अगर ऐसा है बच्चों, तो ये सारे के सारे बराबर हैं, तो मैं इन सभी को सी मान लेता हूँ। इन सभी को अपन ने क्या मान लिया? सी मान लिया है। अब ये यहाँ पे 8 बता रहा है कि इस लाइन में 8 है, लेकिन ये श्रेणी कहाँ तक है? तो ये भूल गया है, वो सवाल में ये वाला पार्ट मिसिंग था कि अनंत संधारित्र लगे हुए हैं इसी क्रम में। ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली लाइन के अंदर 8 संधारित्र हैं। तो 8 ध्यान में रखिएगा, 8 संधारित्र। मैं यहाँ पर बस सी लिख रहा हूँ, लेकिन बीच में कितने टोटल 8 होने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ओके। चलिए, अब अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं तो मैं ए बी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बचे हुए को नाम दे देता हूँ। सी डी यहाँ पे यूज होएगा, डी, इसे ई, इसे एफ, इसे जी, इधर एच लिख देता हूँ, इधर आई लिख देता हूँ, आई, और ये जे हो जाएगा और ये के हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, डीई के बीच में तो सी धारिता ही है, लेकिन जब एफ जी के बीच में तुल्य धारिता की बात करते हैं, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अब देखो, समान परिमाण के हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और समान परिमाण के अगर एन संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हों, तो फॉर्मूला क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय एन होता है क्या बच्चों? याद आ रहा होगा आपको, है ना? और समांतर क्रम में लगते तो क्या होता? एन इंटू सी होता। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, याद आ रहा है? चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एफ और जी के बीच में तुल्य धारिता की बात करता हूँ, तो हमने लिखा सी, एफ और जी के बीच में तुल्य धारिता हो जाएगी सी बाई एन के फॉर्मूले से। दो संधारित्र हैं, एन की जगह 2 रखेंगे, तो जैसे ही 2 रख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, और आंसर कितना है? सी डिवाइडेड बाई 2। अब एच और आई के बीच में देखो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी। एच और आई के बीच में ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए एच आई लिख दिया है इसे। आप इसे सी एक्स, सी वाई और सी जेड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर कितने 4 लगे हुए हैं ना, तो 4 लगे हैं, तो सी बाई एन का फॉर्मूला लगाओगे तो सी बाई 4 कर देता हूँ मैं इस चीज को। ठीक है। अब इसके आगे देखो, फिर जे और के बीच में 8 संधारित्र लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सी, जे और के लिख देते हैं। और कितने संधारित्र? 8, तो सी बाई एन से ये हो जाएगा सी बाई 8। इसी तरीके से आगे वाले संधारित्र लगे हुए हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें कुछ ऐसा फॉर्मेट पता चल रहा है बच्चों, ये ऐसा ले लीजिए। एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, और ये सी धारिता का ही है। फिर अगला अगर हम संधारित्र देखें, तो ये कितनी धारिता का मिलेगा? जो कि एफ और जी के बीच में है, सी बाई 2 धारिता का है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट संधारित्र है, वो सी बाई 4 का है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, वो सी बाई 8 का है। ऐसा ही है ना, सी बाई 8 का है। इसी तरीके से कितने संधारित्र ए और बी के बीच में लगे हुए हैं? कितने लगे हुए हैं? अनंत लगे हुए हैं। ठीक। तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, ये यहाँ तक का। इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं? स्टेप फर्स्ट। इसे स्टेप फर्स्ट लिख दीजिए, और यहाँ से अपनी स्टेप सेकंड चालू हो रही है। अब स्टेप सेकंड में आप देखोगे तो ये सारे के सारे कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। चूंकि समस्त संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो हमने लिखा सी, ए और बी के बीच में तो निकाल रहे हैं, समांतर क्रम में तो जुड़ेंगे ये सारे के सारे। पहला था सी, दूसरा देखो कितना है? सी बाई 2 है, पता चल रहा है ना? तीसरा क्या है? सी बाई 4 है। फिर अगला क्या है? सी बाई 8 है। और इसी तरीके से ये आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगर मैं सी को कॉमन भी ले लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों? 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4
+1/8 और ये आगे जाता जाएगा, अनंत पदों की श्रेणी है ये। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है। आगे हमें ये जो श्रेणी अगर आप देखोगे ना तो बच्चों ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता चला? तो देखो पहला पद 1 है। अब 1 को 1/2 से गुणा करो। 1 को किससे गुणा करेंगे? 1/2 से। क्या आएगा? 1/2। अब वापस से इस 1/2 को 1/2 से गुणा करो। क्या आएगा? 1/4। इस 1/4 को वापस से 1/2 से गुणा करो। क्या आएगा? 1/8। इसका मतलब 1/2 हर एक पद से गुणा होता जा रहा है और नेक्स्ट पद देता जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पद देता जा रहा है तो इसका मतलब इसका सार वो अंतर क्या हुआ? 1/2 है ना। इसमें सारवंत निकालते हैं आर। तो इसको हमने देखा, हमने बोला कि ये कौन सी श्रेणी है बच्चों? गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग क्या होता है? उसका फॉर्मूला देख लीजिए, वो होता है a/1 - r। ठीक है, ये तो योग हो जाएगा और वो गुणा किससे होना चाहिए? सी से। सी का मान 1 माइक्रोफेरेड है। सवाल में 1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र लगे हुए हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्या है। ए पहला पद होता है तो 1 आ जाएगा। 1 - r। आर क्या है? सारवंतर, जिससे आप हर बार गुणा कर रहे थे, 1/2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? एक में से 1/2 को घटाओगे, 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? चलो इधर देख लेते हैं, देखें इधर। तो ये हो जाएगा सी 1/1/2। दो कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा। तो सी ए बी का मान कितना मिलेगा बच्चों? C × 2, मतलब 2C। और C का मान कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर? 1 माइक्रोफेरेड। उस तरफ देखते हैं आपको। ठीक है, तो ये 2 × 1 माइक्रोफेरेड कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब ये सवाल का आंसर जो इन्होंने निकाला है ना, वो किससे निकाला है बच्चों? 2 माइक्रोफेरेड से निकाला है, मतलब अनंत श्रेणी ली थी। लेकिन अगर अनंत नहीं होती फिर क्या करते? 8 संधारित्र होते, तो फिर आप ये वाला पार्ट हटा देते और इतना ही काम करते और इनको जोड़ करके मान लिख देते। ठीक है, लेकिन अनंत पदों का मान करके चलते हैं तो इसका कितना आएगा? 2 माइक्रोफेरेड आएगा। चलो ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट वाले के ऊपर आता है। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है, चित्र में ए व बी के मध्य की धारिता 5 माइक्रोफेरेड पहले से दे रखी है। इस बार धारिता सवाल सिंपल कर रहा है अपने लिए। ओके, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करो। ओके ऑलराइट, अब आपको इसकी धारिता पूछ रहा है बच्चों। ये वाला जो सवाल है ना, ये बोर्ड का सवाल है, ये बात ध्यान रखना। और ये वाला सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। इस बार आरबीएससी ने अपने सिलेबस में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको तुल्य धारिता पता है सी ए बी, दैट इज 5 माइक्रोफेरेड, ये हमें पता है। अब अपन क्या कर रहे हैं? तुल्य धारिता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा ये सिचुएशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नाम दो, नामकरण करो यहाँ पर संधारित्रों का। तो ये हो जाएगा C1। नहीं, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इनको नाम दो C1 C2, जिनको हम सॉल्व करें सबसे पहले और जल्दी से सॉल्व कर लें। इसको नाम दिया C3 और इसको नाम दिया C4। इसको नाम दिया C5 और इसको नाम देते हैं C6। अब ये गौर करो, मैं सबसे पहले C1 और C2 को सॉल्व करूंगा। C1 और C2 दोनों कौन से क्रम के अंदर हैं? तो C1 और C2 जो हैं वो दोनों समांतर क्रम के हैं। समांतर क्रम के हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बच्चों जोड़। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? C इक्वलेंट कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों के लिए मैं बोलूंगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए सी एक्स सॉल्व करेंगे इनके लिए, ये स्टेप फर्स्ट आप डाल लीजिएगा सी एक्स। और ये आ रहा है सी एक्स कैसे सॉल्व हो रहा है? तो C1 समांतर क्रम में है किसके? C2 के। तो क्या जुड़ेंगे? C1 + C2 हो जाएगा क्या समांतर क्रम में? तो 4 और 4 कितने होते हैं? मेरे हिसाब से तो 8 ही होते हैं, आपकी गणित का पता नहीं। ओके, तो 8 माइक्रोफेरेड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक और एक माइक्रोफैराड के दो समांतर क्रम में दिखेंगे आपको, C3 और C4। तो अपन ने बोला कि अब हम CY के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और CY के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमने लिखा कि C3 समांतर क्रम में है किसके, C4 के। इसका मतलब CY अगर कैलकुलेट किया जाता तो वो होता C3 प्लस C4। ऑल राइट, चलिए अब काम करते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक, और यहाँ पर आ गया दो, तो सॉरी, एक प्लस एक आ गया ना, तो टोटल हो गया 2 माइक्रोफैरड। मात्रक मत भूलिएगा। हो गया। ऑल राइट, तो CY आ चुका है। अब अपन डायग्राम बनाते हैं। तो ये स्टेप फर्स्ट अपना इतना ही था। अब अपन डायग्राम बनाते हैं जितना अपन ने सॉल्व किया है। तो स्टेप सेकंड की बात कर रहा हूँ। स्टेप सेकंड के अंदर हमारे पास में एक संधारित्र यहाँ था, और एक इनको सॉल्व किया है और CY लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर मैं ये CY लिखूंगा, ये CY है। ठीक है, और ये C5 है, और C5 देख लीजिएगा डायग्राम के अंदर कितना शो कर रखा है। फिर यहाँ पर C है, और यहाँ पर CX है। ठीक है, और इधर बिंदु दे रखा है A, इधर बिंदु दे रखा है B, ये वाला C6 और ये वाला CX हो जाएगा। अब देखो काम करते हैं बच्चों। C5 और CY कौन से क्रम के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, श्रेणी क्रम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऐसा ही तो है। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया और बोला कि इससे तो अपन CZ निकालेंगे। ठीक है, और CZ क्या हो जाएगा, देखो दो ही है और श्रेणी क्रम के अंदर है, क्या हो जाएगा, C5 इंटू CY डिवाइडेड बाय C5 प्लस CY। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे होता है ना, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने काम करने की कोशिश करी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम काम करते हैं तो कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला पार्ट समझिए। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन ने देखा इस चीज को कुछ ऐसा। ओके, तो C5 का मान कितना है, C5 का 2 है, तो मैं मान रख रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये मान अगर अपन ने रखा यहाँ पर देखें तो अपन लिख रहे हैं CZ बराबर 2 गुणा CY का मान भी 2 ही था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2। ये कितना आएगा, एक आ रहा है मेरे हिसाब से तो, है ना, 1 माइक्रोफैरड। ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें बच्चों, इसके अंदर और कैसे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन ने देखा इन दोनों को, C6 और CX को, ये भी श्रेणी क्रम के अंदर है। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम के अंदर हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो उन्होंने बोला इन दोनों के लिए लिख लो CP, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, या CS लिख दो, श्रेणी क्रम था ना, CS लिख देते हैं। तो CS, ये क्या हो जाएगा, C6 इंटू CX डिवाइडेड बाय C6 प्लस CX। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो C6 का तो C है, और CX देखो अपन ने 8 सॉल्व किया है तो यहाँ पे 8C लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय C6 प्लस CX। C6 का मान तो C है, और ये 8 हो जाएगा, ये अपन ने सॉल्व किया था, है ना, माइक्रोफैरड के अंदर है, वो हमें ध्यान में है। तो यहाँ पे CS लिख देते हैं, ये भी माइक्रोफैरड में है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब स्टेप 3 में देखो, ये यहाँ पर A पॉइंट है, और ऊपर एक संधारित्र है, और नीचे एक संधारित्र है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ वाला जो संधारित्र था वो अपन ने लिखा था CZ, और यहाँ वाले संधारित्र को लिखा था अपन ने क्या, CS। ठीक है, तो CAB बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखें भाई, CAB बराबर क्या हो जाएगा, तो CAB बराबर होगा बच्चों ये कुछ ऐसा, CZ प्लस CS, समांतर क्रम में है ना बच्चों, जुड़ेगा। CAB का मान दे रखा है बच्चों पहले ही, तो आप लिख दीजिएगा कि CAB बराबर हमें 5 माइक्रोफैरड पहले से दिया हुआ है, तो मैं CAB की जगह यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड लिख रहा हूँ, मतलब 5 लिख दिया है। और CZ का मान जो हमने सॉल्व किया है वो कितना है, 1 है, प्लस CS का मान कितना, 8C डिवाइडेड बाय C प्लस 8 या 8 प्लस C। ठीक है,
चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करो, इस तरफ लेकर जाओ, एक को इस तरफ लेकर के जाओ, माइनस का हो जाएगा ना। तो 5 में से एक गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो गया है, 8c डिवाइडेड बाय c प्लस 8। ठीक है, अब गुणा करो इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा क्या, ठीक, प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर में क्या, 8c। ऐसा ही है। अब इस 4c को उठा करके इस तरफ लेकर के आओ। ठीक है, जैसे ही आप इसे इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 8c में से 4c को घटाओ, कितना आएगा, 8c माइनस 4c, 4c आएगा। बराबर में इस तरफ कितना बच रहा है, 32 बच रहा है। तो 4c बराबर 32 है बच्चों। तो फिर c बराबर क्या हो गया, 32/4। 32/4 कितना होता है, 8 माइक्रोफैरड। इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये, चलिए। ओके, तो ये इतना हो जाएगा अपने पास में, डन हो गया ये। ओके, समझ में आया कैसे किया, पहले तो इन दोनों को सॉल्व किया अपन ने, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, और फिर नया डायग्राम बनाया, स्टेप 2 बनाया, फिर उनको श्रेणी क्रम वाले से सॉल्व किया, और फिर समांतर क्रम वाले से सॉल्व किया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन सवाल इजी है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। आहा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक दिया गया है। देखो, अब ये थोड़ा समझो। एक विलगित गोलीय चालक, ये लो, ठीक है, एक मिनट, इसको अगर मैं ऐसा बोलूं, विलगित गोलीय चालक अगर ये है हमारे पास में, फिर अब देखो, इसको ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या होगा, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि एक गोले के ऊपर दूसरा गोला उन्होंने क्या किया है, एडजस्ट किया है। ऐसा ही तो किया है बच्चों। अगर ये इन्होंने दूसरा गोला एडजस्ट किया है, तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। ऐसा ही लिया गया है। ठीक, अगर ये R1 और R2 त्रिज्या ऐसी दी गई है, तो बच्चों देखो आगे वो बोलेगा कि इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, n/n-1। ये भी है कि ये जो बाहरी गोला है, इसको उन्होंने क्या कर रखा है, पृथ्वी से जोड़ रखा है। देखो, बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। अब ये कोई संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी संरचना है ये, गोलीय संधारित्र, ऐसा ही है ना। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, ये गोलीय संधारित्र का केस आ गया है अब अपने पास में। इनडायरेक्टली बोला नहीं है बंदे ने, लेकिन गोलीय संधारित्र डाल दिया है बीच में। ठीक है, चलिए, तो R1 त्रिज्या का तो चालक गोला और R2 त्रिज्या से उसे त्रिज्या के गोले से उसे आवृत किया गया है, और त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा समझने लायक है, क्या भाई, कि ये जो अनुपात है वो R1/R2 है या R2/R1 है। ठीक है, ये अब दिमाग लगाओ बच्चों, ये अनुपात देखो, तुमने बोला ऊपर n है और नीचे n-1, बताओ हर ज्यादा या कम है, आंसर है कम है। हर कम है, इसका मतलब नीचे त्रिज्या कम होनी चाहिए, ऊपर त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है। तो सवाल के अकॉर्डिंग बड़ी त्रिज्या जो है वो ऊपर होनी चाहिए। बड़ी त्रिज्या डायग्राम में देखोगे तो आपको R2 दिखेगी, और नीचे लिख रहा हूँ R1। तो ये कितना है, n/n-1, ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं यहाँ से R1/R2 करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा, n-1/n हो जाएगा क्या, हो सकता है ये। चलिए, अब देखो, सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। गोलीय चालक मतलब ये वाला था अंदर वाला, इसकी धारिता कितनी, तो हमने बोला गोलीय चालक की धारिता है C0। ठीक है, और किसी भी गोलीय की धारिता होती है 4πε0r, और इसकी त्रिज्या अपने स्मॉल r लिखिए, R1 लिखिए, तो ये 4πε0r1 हो जाएगा। ठीक है, ये गोलीय चालक की धारिता हो गई। अब ये धारिता n गुना बढ़ जाती है, कब, जब इसे आवृत कर दिया जाता है ना। ऐसा ही तो बोल रहा है वो। चलो भाई देखते हैं। तो हमने बोला आवृत करने पर ये गोलीय संधारित्र बनाता है, तो हमने बोला कि आवृत करने पर, आवृत करने पर मैं बोल देता हूँ ये C धारिता है, और इसके लिए अपन ने गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखा, कितना, 4πε0r1r2। ये गोलीय चालक की नहीं, गोलीय संधारित्र की धारिता है, डिवाइडेड बाय बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाना है, R2 - R1 करना है।
ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। अब सोचो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की जगह तो मैं C0 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या आ रहा है, R2/R2 - R1, ऐसा ही है ना। चलिए इस चीज को सोल्व करते हैं। तो हमने बोला कि ये देखो भाई मान कैसा है, तो इसको हमने देखा, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, ये जो R2 था ना, मैंने इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये इसे ऐसा लिखा जा सकता है R2 - R1/R2। इसे ऐसा लिख सकते हैं अपन मैथमेटिक्स से ही। अब देखो, ये R2 का R2 में भाग लगाया, एक आ जाएगा, और R1 में R2 का भाग लगाएगा तो R1/R2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पर क्या बच गया, एक माइनस R1/R2। बताओ भाई ये यार, ये क्या था। चलिए, अब ये चीज समझो, ये कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 क्या है, C0 है। तो हमने लिखा कि C बराबर हो रहा है C0 बटा 1 - ऐसा ही तो है, R1/R2। R1/R2 जैसा सवाल में दिया हुआ है, N - 1/N। लघुत्तम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, लो लघुत्तम। क्या आएगा, C0/N, लघुत्तम लिया, इधर N आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगाओ N - 1। अब ये n कहाँ जाएगा, नीचे वाला n जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC0। और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो नीचे है n, -n और +1 हो जाएगा। क्या इसको इससे मल्टीप्लाई किया +1 हो जाएगा, कैंसिल हुआ नहीं हुआ। बताओ क्या आया, NC0। क्या आ रहा है, यही तो सॉल्व करना था, इसी चीज को तो सॉल्व कर रहे थे हम। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है ना बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है ये। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो देखिए बच्चों। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व बच्चों आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर डाला था आई में, कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है, कितना होता है बच्चों, जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये मात्रक है उसका। तो ऊर्जा घनत्व का आपको वो वैल्यू दे रखी है, ऐसा ही है। ऊर्जा घनत्व के लिए हमने लिखा है UV, और ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यही होता है। चलिए, और ये मान कितना दे रखा है, 4 पॉइंट जितना दे रखा है, और पूछ रहा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, मतलब E ज्ञात करो। तो E का फॉर्मूला निकालो यहाँ से, E² क्या हो जाएगा, 2 को इससे गुणा करो, 2UV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई का फॉर्मेट क्या बन गया, ई का फॉर्मेट बन गया √2UV/एप्सिलॉन नॉट। जो मान दे रखा है उनको मान को रख लो बच्चों जल्दी से। तो ई बराबर हो जाएगा, देखो, √2 गुणा यूवी, यूवी का मान 4.48, सॉरी 48 नहीं है बच्चों, 43 है, ये 43 है भाई, गुणा 10⁻⁻10 बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.86 करो, क्योंकि दिया हुआ है, गुणा 10⁻⁻12। आप सवाल से गौर कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फेरेड पर मीटर भी होता है। चलिए, तो ये चीजें गौर करने लायक होती हैं। कई बार एग्जाम में मात्रक पूछता है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो सवाल देखो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कि कहीं वो चीज न्यूमेरिकल में तो नहीं पूछी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो मात्रक दिया हुआ आएगा उसका, तो वहां से उठा करके रख सकते हो आप। चलिए, 2 को 4.43 से गुणा करो, कितना आएगा, 8.86। तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा। फिर इसको इससे सॉल्व करोगे, 10⁻2 नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻2, अंडर रूट से निकालोगे तो कितना आएगा, 10। कितना, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, यही होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो, छोटा सा ही तो सवाल था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहे हैं। हाँ, बेहतर सवाल, बहुत ही सिंपल। देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, बोल रहा है क्या है, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, और ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ये देखो कि संधारित्र की तरह कौन सी चीजें काम कर रही हैं, क्योंकि अगर संधारित्र बन रहा है तो सभी संधारित्र की एक प्लेट प्लस की होगी और एक प्लेट क्या होगी, माइनस की होगी। तो मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर ये प्लेट प्लस की है तो इसका ये वाला प्लस का होगा, और ये वाली प्लेट प्लस की होगी। यहाँ पे देखोगे तो ये वाली प्लेट माइनस की है और ये वाली प्लेट माइनस की।
अब संधारित्र जो बनेगा बच्चों, वो तो प्लस और माइनस के बीच में बनेगा, ना तो माइनस माइनस के बीच में बन सकता है, ना ही प्लस प्लस के बीच में बन सकता है ना। दोनों प्लेटों के बीच में विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। तो हमने बोला एक तो ये देखो प्लस और माइनस, और एक ये प्लस और माइनस। लेकिन क्या माइनस और माइनस के बीच में संधारित्र बनेगा? आंसर है नहीं भाई, नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखा हमने ना, इस चीज को हमने सोचा। फिर क्या बोल रहा है, अब हमें पता चल गया कि संधारित्र कितने हैं, एक तो ऊपर संधारित्र है और एक नीचे संधारित्र है। तो ऊपर वाले को C1 नाम दे दो, नीचे वाले को C2 नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, हम सवाल में देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल A और दूरी D प्रदर्शित कर रखा है। सिंपल हो गया सवाल। एक प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट प्लस से जुड़ी है बैटरी के, और दूसरी प्लेट बैटरी के माइनस से। तो ये कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस केस में मतलब ये जो केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसके अंदर इक्वलेंट ए बी अगर मैं बोलूं तो वो होगा C1 प्लस C2। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होती है, नहीं होती है? निर्वात ही तो है, कोई माध्यम तो बोल ही नहीं रहा। और ये भी ऐसे होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि दोनों डी दूरी वाले थे, है ना, और ए उनका क्षेत्रफल था, प्लेट का क्षेत्रफल था। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। पता चला ये? तो ये पहले का। अब दूसरे का तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो समांतर क्रम में हो जाएंगे ये भी, C1 और C2। चलो इनको तो लिख दिया। देखो अब देखो, पहले की ये वाली प्लेट प्लस की और ये वाली प्लस की, इसमें अगर मैं इसको माइनस का मानूं तो ये वाली प्लेट माइनस की और ये वाली प्लेट भी माइनस की। चलिए प्लस और माइनस एक संधारित्र यहाँ पर है C1, प्लस और माइनस एक संधारित्र यहाँ पर है C2। माइनस और प्लस दिख रहा है, यहाँ पर भी एक और संधारित्र है C3। तीन संधारित्र लगे हुए हैं, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो इस केस के अंदर मतलब केस 2 के अंदर C इक्वलेंट कैसे आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, और सारे समान है भाई। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। इसी तरीके से होगा, कितना आएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये परिणामी वो होगी, धारिता होगी। ठीक है, पता चला किस तरीके से काम करेंगे? तो देखो कितनी प्लेटें प्लस और माइनस में जा रही हैं, उस हिसाब से संधारित्र बना दो। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ऑल राइट, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS। चलो भाई हमें पता है CS क्या होना चाहिए। श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे n संधारित्रों को, C डिवाइडेड बाय n होगा नहीं होगा? चलिए, और बोल रहा है समांतर क्रम में उनको संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP। समांतर क्रम में तो वो सारे जुड़ जाते हैं, NC आएगा नहीं आएगा? तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है? CP माइनस CS। तो CP में से CS घटाओ, तो हमने बोला CP माइनस CS। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, है ना? क्वेश्चंस देखिए, वो मतलब डेरिवेशन देखिए, ये करवा चुका हूँ मैं आपको। तो CP का मान कितना है? NC, और इसका मान कितना है? C डिवाइडेड बाय N। चलिए काम करते हैं, क्या हो जाएगा? C को कॉमन लिया, C को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? N माइनस 1/N। ऐसा ही बचेगा ना बच्चों? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? CP माइनस CS इज इक्वल्स टू, देखिए लघुत्तम लो, C तो बाहर कॉमन ले रखा है आपने, तो लघुत्तम लिया हमने N। N को N से मल्टीप्लाई करवाओ, N स्क्वायर आएगा -1। गौर करो, यही तो वो सिद्ध करवा रहा है ना? चलिए, समझ में आया? यही तो सिद्ध था, बस C उठा करके इधर रखा है उसने, और कुछ नहीं है, तो वो तो गुणा में है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा? ओके, और ये अंतिम सवाल है, ठीक है? कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा तो आपके ऊपर है भाई। ऑलराइट, देखो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेटों की त्रिज्या। अब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र तो त्रिज्या दे रहा है, इसका मतलब प्लेट जो है वो आयताकार या वर्गाकार नहीं, कैसी है? वृत्ताकार है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर से लोगे आप, ये ध्यान में रख लेना। यहाँ पर है कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा। ठीक, तो हमने देखा कि त्रिज्या दे रखी है हमें प्लेट की, कितनी? 10 × 10⁻², यही तो है। अब मीटर में आ गया,
तो ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों, है ना। तो ए आ जाएगा। प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर, डी का मान 10 सेंटीमीटर। प्लेटों के मध्य की दूरी वही तो होती है 10⁻⁻2 मीटर। संधारित्र की धारिता मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ। सी बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होगा। फिर क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10⁻⁻12। पता है नहीं पता है ना। फैरेड पर मीटर तो लास्ट टाइम मात्रक भी देख लिया। ए का मान कितना, पाई आर स्क्वायर, आर का मान बता चुका हूँ। डी का मान कितना, 10 × 10⁻⁻2। चलो आर का मान रखो, पाई का मान 3.14 रखो, कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिलेगा 2.78 पिको पिको फैरेड। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। ठीक है, ओके, ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, अच्छे से रहें, ध्यान रखें अपना।